हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 86, यानी 86 पोजीशन पे वो जो अभी रिसेंट हैनली पासपोर्ट इंडेक्स निकला है उसमें भारत का 86वां स्थान है। वहीं अगर टॉप पे बात करें तो जापान और सिंगापुर इस इंडेक्स में टॉप पे हैं। ये जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक्चुअली किसी भी देश के पासपोर्ट की कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसका कितना पावर है, उस चीज़ को नापता है। इसका पावर कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है, तो ये पासपोर्ट लेके आप कितने देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि वो देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को उसमें तो कुल 58 मार्क्स यानी पॉइंट मिले। 58 पॉइंट्स का मतलब है, मोबिलिटी इंडेक्स में 58 पॉइंट्स का मतलब कि भारतीय पासपोर्ट को लेके आप 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, और इसीलिए 58 नंबर के साथ ये 86वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जो है वो 199 देशों के पासपोर्ट को और 227 डेस्टिनेशन के आधार पर इन 199 पासपोर्ट की रैंकिंग देता है, जिसमें सूक्ष्म यानी कि स्मॉल स्टेट भी हैं और वो रीजन भी हैं जो कि आइलैंड नेशंस वगैरह हैं, वो भी हैं। इसी में जो 2018 में जहां जर्मनी टॉप पे था उसको हटाते हुए अब जापान और सिंगापुर टॉप पे हो गए, यानी एशियन कंट्रीज जो हैं वो पासपोर्ट के मामले में भी सबसे टॉप पे हैं। भारत 86वें स्थान पर है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के नाम को बदलने के प्रस्ताव को केंद्र ने नकार दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो स्टेट कैबिनेट है उसने 2016 में ही इसके नाम को बदलने का, वेस्ट बंगाल से उन्होंने इसका नाम जो है 3 लैंग्वेज में अलग अलग नाम रखा। वो 3 लैंग्वेज में क्या था कि अंग्रेजी में उसे बंगाल कहेंगे, बंगाली में बांग्ला कहेंगे और हिंदी में बंगाल बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। और इसके बाद ये मैटर चले गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी केंद्र के पास, लेकिन केंद्र ने इस पे अपनी मंजूरी नहीं दी और बताया कि अगर ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है। साथ ही इस प्रस्ताव को इसलिए भी अस्वीकार किया गया कि उसने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न भाषाओं में 3 अलग अलग नाम नहीं रह सकते। ये अपने आप में एक यूनिक केस है कि आप एक नाम को 3 लैंग्वेज में 3 अलग तरीके से बदलने का प्रस्ताव रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उतना तुक्का नहीं लगता, बेतुका सा ही लगता है, और शायद इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे हटा भी दिया। अब आप कहेंगे कि अगर वेस्ट बंगाल है तो इससे बंगाल नाम रखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इसका एक अप्रोच ये भी है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनका मानना है कि अगर कोई चीज़ निकलती है जिसमें स्टेट का लिस्ट होता है तो उसमें शुरुआत होती है अल्फ़ाबेटिकल ABCD, उसमें आते आते W वेस्ट बंगाल आते आते वो बहुत नीचे चले जाता। लेकिन एक अगर स्ट्रेटजी के तहत अगर वो बंगाल देगी तो वो B वाले नाम पे आ जाएंगी। तो उनका मानना है कि ऐसे में बंगाल चौथे स्थान पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये भी उनका एक सोचना है, लेकिन हालांकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया, तो अब तो इसके ऊपर अब अगला क्या वो करेंगे राज्य सरकार, ये तो आगे समय बताएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? और सही जवाब है ऑप्शन ए अंबाती रायडू। अंबाती रायडू बहुत ही इनका अच्छा परफॉर्मेंस IPL में भी रहा। ये जो प्रोबेबल लिस्ट थे, जो स्क्वाड बनी थी वर्ल्ड कप के लिए, इसमें इनका नाम नहीं आया था। उसके बाद अंबाती रायडू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया, इनको नज़रअंदाज करते हुए, शायद ये उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा या वो इससे शायद दुखी होके, और इसके साथ ही एक और घटना हो चुकी थी कि आइसलैंड के जो वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ट्विटर के तहत इनसे अपने बोर्ड को कोच करने का और ऐसा कुछ कहने को इनसे बोला था। और ऐसी ही सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि अंबाती रायडू ने जब वो सोचा कि अब मयंक अग्रवाल की जगह
मैं इनकी जगह मयंक अग्रवाल को अब जगह मिली तो और कितना वेट किया जाए क्रिकेट नेशनल टीम के लिए खेलने का, और शायद इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया होगा। लेकिन फ़िलहाल खबर है, और उन्होंने चारों जितने भी इसके प्रारूप होते हैं, टेस्ट, वनडे, ओडीआई, सभी से संन्यास ले लिया। अब उनका अगला कैरियर क्या होगा वो तो अब वही बता पाएंगे। फ़िलहाल हमें उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहिए, और जो भी वो कैरियर आगे फ्यूचर में जो कैरियर ऑप्ट करते हैं, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी थे, इनके स्किल्स और ये बहुत ही अच्छे थे। अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि इन्हें टीम में नहीं शामिल किया गया। और हम बढ़ेंगे अब अगले सवाल पे, और वो जो अगला सवाल होगा वो होगा हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, ताकि आपको वहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके उसके बारे में मैं भी आपको बता दूं। तो अगला सवाल वहीं से है। आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए भारत को प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 8%। उन्होंने बताया कि अगर हम 8% के ग्रोथ के साथ अभी से 2022-25 तक चलेंगे तो हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2019 का कहना है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाउस के पटल पे रखा था। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के कितने प्रतिशत लोगों के शौचालयों तक पहुंच सुनिश्चित की गई? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 93.1%। इसी में इकोनॉमी सर्वे ने बताया कि जो स्वच्छ भारत है उसके तहत जो भी कदम उठाए गए उसी का नतीजा है कि पूरे भारत में 93.1% लोगों के पास अब शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था पहुंच गई है, और इस 93.1 में 96.6% ग्रामीण भारत में इसका उपयोग कर रहे हैं। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन से स्थान पर बताया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 4th। देखिए, ये एनर्जी के ऊपर इन्होंने एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी का, और इसी में उसने बताया कि हालांकि टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो पावर वाली एनर्जी हो, ये जितने भी एनर्जी हैं उस सब में इंडिया अच्छा काम कर रहा है, सोलर एनर्जी हो, सब में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हमें, क्योंकि आगे आने वाले समय में एनर्जी की जो मांग होगी वो 2.5% ज़्यादा बढ़ेगी, और इसके लिए हमें इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसी के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि पवन ऊर्जा में, विंड एनर्जी में भारत फिलहाल 4थे स्थान पे है, लेकिन इसे और आगे बढ़ने की अभी संभावना यहाँ पर है। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किस व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल लेवल डैशबोर्ड। ये जो नेशनल लेवल डैशबोर्ड है ये एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे उसने न्यूनतम जो मिनिमम वेज है उसके बारे में बात की गई है कि अभी इंडिया में कहीं भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जहाँ जिस तरह हो वो वेजेस दिया जा रहा है। उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप एक मिनिमम वेज के लिए कोई ऐसा कानून बनाए, और उसके लिए ये एक नेशनल लेवल डैशबोर्ड जो है बहुत काम का होगा कि यहाँ पे कोई भी इस पे अपने सुझाव दे देंगे, कोई कंप्लेन कर सकता है अगर उसको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव जो है आर्थिक समीक्षा में किया गया है। आखिरी और 8वां सवाल, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर केवल ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा? और सही जवाब है ऑप्शन बी, केरला। देखिए, केरल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जिस तरह से अगर हम जेंडर में मेल, फीमेल और अदर जेंडर की वहाँ पे बात करते हैं, तो इसको ये जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए हिसाब से उनके अगर हम देखें कि जो मान्यताएं अब भारत में दी गई उस हिसाब से ये सही नहीं है। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उसके लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया है कि अब उनको आप अदर जेंडर या थर्ड जेंडर नहीं कह सकते, उसे अब आप ट्रांसजेंडर कहेंगे, और बहुत ही अच्छा भी लगेगा लोगों को अगर इस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में भी ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब बताएंगे, और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था इनमें से किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया, और दोस्तों यहाँ एक कैच था, मैंने इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया था कि जो सही ऑप्शन हो, लेकिन पता नहीं जो मैं आपसे ये चीज़ समझना चाह रहा था कि आप लोग मुझे इस बात को पॉइंट आउट करेंगे, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा किसी और ने नहीं बताया,
और सब ने ए.एन. झा का नाम, बहुत सारे लोगों ने ए.एन. झा का नाम बताया। ए.एन. झा इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे। उनके बाद सुभाष चंद्र गर्ग बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव, जो कि आप लोगों में से कोई ये बात हमें नहीं बता पाए। तो आप सब लोगों को और थोड़ा, जिस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स का अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन करें, उसका अभ्यास नियमित तौर पे करें, तभी तो आप परीक्षा में भी जाके सही जवाब दे पाएंगे ना। और हम आगे आने वाले समय में ऐसा मैं और भी कुछ ट्रिक कर सकता हूँ। तो आप लोग थोड़े से नियमित रूप से इसको पढ़ें, लिखें और समझें भी। और अब एक सवाल जिसका जवाब आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया? आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में बताएं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे पे, उसके हाइलाइट्स पे अपने वीडियो दिए हैं, आप वहाँ से हाइलाइट्स देख सकते हैं। बजट पे भी हम लोग, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।